स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं लू फेंग को, जिसको कि शिंग यांग के एजेंट्स ने घेर लिया होता है। मगर उसी के साथ ही लू फेंग के फादर की आंट उनसे कहती है, तुम लोगों को इस सब में आने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब लोग काफी ज्यादा खतरनाक हैं। मगर उसी के साथ ही लू फेंग के फादर उन्हें बताते हैं, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारा लू फेंग इस सब को बहुत ही इजीली हैंडल कर सकता है। और इसी के साथ ही साथ लू फेंग की मदर भी योंग चिन से कहती है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम ये सारा मैटर सिर्फ लू फेंग पर छोड़ सकती हो। और इसी के साथ ही हम आते हैं शिंग यांग के एजेंट्स के व्यू पर, जो सब अपने अपने माइंड्स में ये सब सोच रहे होते हैं कि अगर ये इंसान इतनी दूर से यहाँ से आए तो फिर भी इसे हाफ आवर से ज्यादा टाइम लगना चाहिए। जिसके साथ ही दूसरा एजेंट अपने माइंड में सोचने लगता है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो इंटेलिजेंट फाइटर जेट बाहर मौजूद है वो इसी इंसान का है, क्योंकि ये इंटेलिजेंट फाइटर को यूज करते हुए इतनी जल्दी यहाँ पर पहुंच सकता है। जिसके साथ ही थर्ड गार्ड अपने माइंड में सोचने लगता है, मैंने इस चेहरे को पहले कहीं ना कहीं देख रखा है। और इसी के साथ ही फोर्थ एजेंट के माइंड में आता है, हाँ कुछ दिन पहले ही हम सब ने इसे टीवी पर देखा था, इसका नाम इंस्पेक्टर लो है, जिसकी सेरेमनी एक्सट्रीम मार्शल हॉल ने कुछ दिन पहले ही की थी और इसे एक एल्डर का टाइटल भी मिल चुका है और ये पूरे वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा फेमस है। मगर शिंग यांग को इनमें से किसी बात की समझ भी नहीं आ रही होती। और इसी के साथ ही शिंग यांग लू फेंग से कहता है, मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बैकग्राउंड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर मैं तुम्हें ये बात बताता चलूं कि हमारे जिंगडू सिटी में आकर वांग फैमिली को डेयर करना और उनके सामने खड़े होना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होने वाली है। जिसके साथ ही शिंग यांग अपने एजेंट्स को लू फेंग पर अटैक करने का ऑर्डर करता है, मगर उसी के साथ ही उसका एक एजेंट उसे दोबारा से याद दिलवा देता है, यंग मास्टर ये इंसान कोई भी आम इंसान नहीं है और ये कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसका हम लोग आसानी से सामना कर पाए। मगर उसी के साथ ही शिंग यांग उसे रोक देता है और उससे कहता है, हमारे जिंगडू बेस सिटी की टेरिटरी में अगर कोई भी आ जाता है या फिर कोई भी यहाँ पर आकर मेरे सामने मेरी बात के खिलाफ खड़ा होने की जुर्रत करे तो मैं उसे यहाँ से हिलने भी नहीं दूंगा, तुम सब लोग सिर्फ मिलकर इस पर अटैक करो। जिसके साथ ही ये सब लोग लू फेंग के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिन सबको लू फेंग लेकर अपने फैमिली मेंबर्स से थोड़ा सा दूर आ जाता है ताकि इनमें से कोई भी मिस्टेकनली भी उसके फैमिली मेंबर्स के साथ टच भी ना हो पाए। और जैसे ही ये सब लोग फाइट करने के लिए एक साइड पर आ जाते हैं तो उसी के साथ ही ये सब लोग काफी ज्यादा ओवर एक्टिंग करने लगते हैं, जिनमें से सबसे पहले जैसे ही ये कैरेक्टर लू फेंग पर अटैक करने लगता है तो इवन कि उसका अटैक लू फेंग की बॉडी के साथ टच भी नहीं हो पाता और वो लू फेंग की पावर की रिफ्लेक्शन की वजह से ही काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और यहाँ पर लू फेंग भी काफी अच्छी एक्टिंग कर रहा होता है और इनमें से किसी को भी ये भी शो नहीं करवा रहा होता कि लू फेंग कितना ज्यादा पावरफुल है। और ये सब सीन देखकर यहाँ पर कॉमेडी स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही इस कैरेक्टर को होश आती है जिसने लू फेंग पर अटैक किया था तो वो उठते ही अपने हाथ को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इन सब से कहने लगता है, मेरा हाथ टूट चुका है। जो सुनते ही शिंग यांग के गॉड्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, मगर उसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा गुस्सा भी हो चुके होते हैं और अपनी पावर को चार्ज करने के बाद दोबारा से लू फेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। मगर जैसे ही ये लोग लू फेंग के पास आते हैं तो लू फेंग इन दोनों को भी बहुत ही इजीली काउंटर कर लेता है और ये दोनों भी उस काउंटर के अंदर आकर ही ऑटोमेटिकली इंश्योर हो जाते हैं। मगर जैसे ही इनके अटैक कंप्लीट होते हैं तो उसी के साथ ही शिंग यांग देखकर ये कहता है, मुझे तो यहाँ पर समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार ये लोग किस तरह से फाइट कर रहे हैं, क्योंकि इनकी स्पीड काफी ज्यादा है। मगर उसी के साथ ही सबसे लास्ट पर फाइनल एजेंट की बारी आती है, जो कि लू फेंग का सामना करने के लिए अपने पास से एक वेपन को निकालने लगता है, जो कि एक नाइफ वेपन होता है। और जैसा कि हम सबको पता है शार्ट्स को लू फेंग से ज्यादा अच्छा और कोई भी यूज नहीं कर सकता, तो फिर शार्ट्स लू फेंग पर क्या ही असर करेंगी। और जैसे ही ये कैरेक्टर अपनी शार्ट को बाहर निकालने लगता है उसे देखते ही शिंग यांग कहता है, मेरा ये फाइनल एजेंट अपनी एनर्जी को काफी ज्यादा बूस्ट अप कर रहा है और इसे एनर्जी फिल करने में भी काफी टाइम लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फाइनल एजेंट का ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा पीछे हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस अटैक की वजह से कोई ब्लो भी हो सकता है। मगर उसी के साथ ही जैसे ही उसका एजेंट अपने अटैक को यूज करने लगता है और लू फेंग पर अपनी नाइफ से अटैक करने लगता है तो वो नाइफ लू फेंग को टच किए बिना ही ऑटोमेटिकली पीसेस में क्रैश हो जाती है, जो सब लू फेंग की मेंटल एबिलिटीज की वजह से होता है। मगर जैसे ही एजेंट लू फेंग पर अटैक करता है तो इससे तो काफी ज्यादा बिलीव होता है कि ये लू फेंग को डैमेज दे चुका है और लू फेंग इसके अटैक के अंदर आकर काफी ज्यादा इंजोर हो चुका होगा। मगर उसी कॉन्फिडेंस के अंदर आकर ये कैरेक्टर अपने आप को इंजोर कर लेता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिस सबको देखते ही शिंग यांग कहता है, तुम यहाँ पर सिर्फ थोड़ी देर ही रुको, तुम अच्छे से मुझे जानते नहीं हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे से डर गया हूँ? हमारी वांग फैमिली के पास भी काफी पावरफुल वॉर गॉड मौजूद है। मगर जैसे ही शिंग यांग यहाँ से डरते डरते जाने लगता है तो दोबारा से लू फेंग से कहता है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझे बताओ। मगर उसी के साथ ही उसे किसी की कॉल आ जाती है और जैसे ही वो कॉल रिसीव करता है तो उसी के साथ ही उसका ब्रदर उसे बताता है, जियांगमैन बेस सिटी से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर हमारे जिंगडू बेस सिटी में आया है, जिसका नाम लू फेंग है और वो एक्सट्रीम मार्शल हॉल का इंस्पेक्टर है। जो सुनते ही शिंग यांग के सारे एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं और उसे इस बात का अंदाजा होने लग जाता है कि वो अभी तक कितनी बड़ी मिस्टेक कर चुका है। जिसके साथ ही उसका ब्रदर उसे बताता है, उसके साथ तुम्हें किसी किस्म का भी इशू करने की जरूरत नहीं है, उससे जितना फासला रखोगे उतना अच्छा रहेगा और कम से कम उससे 10 किलोमीटर का फासला रखना। जिसके साथ ही शिंग यांग लू फेंग से कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर लू फेंग उसे अपना नाम बताता है। जो सुनते ही शिंग यांग की तो सारी दुनिया ही बदल जाती है और ये सुनते ही शिंग यांग वहाँ से बचकर भागने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि उसे इस बात की समझ आ चुकी होती है कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुका है और उसका आने वाला फ्यूचर क्या हो सकता है। मगर जैसे ही शिंग यांग वहाँ से भाग रहा होता है तो तब तक यहाँ पर एक्सट्रीम कमांडर्स भी आ चुके होते हैं, जो कि आते ही शिंग यांग को अरेस्ट कर लेते हैं और उससे कहते हैं, हमें इस बात का पता चला है कि तुमने काफी ज्यादा वॉरियर्स को गायब कर रखा है और काफी ज्यादा को तो तुमने अगवा भी कर रखा है, तो अगर तुमने हमारे इन्वेस्टिगेशन के साथ हमारा साथ ना दिया तो हमारे पास इस बात के ऑर्डर भी मौजूद है कि हम लोग तुम्हें यहीं पर किल कर सकते हैं। जो सब सीन देखकर लू फेंग के फैमिली मेंबर्स भी काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि आखिरकार अभी इसके साथ क्या होने वाला है। मगर वहीं पर योंग टियान काफी ज्यादा खुश होती है, जिसके साथ ही एक्सट्रीम सोल्जर्स शिंग यांग को वहाँ से लेकर जाने लगते हैं और यहाँ पर सारे हैवी कमांडर्स इस जगह को घेर लेते हैं। और इसी के साथ ही जहाँ तक मुझे लगा ही था, कमांडर जीआई यहाँ पर खुद लू फेंग को वेलकम करने के लिए आ जाता है। मगर इसी के साथ ही लू फेंग के पेरेंट्स उससे सिचुएशन के बारे में पूछते हैं तो लू फेंग उन्हें बताता है, मैंने सिर्फ इसके कुछ ऐसी चीजों से पर्दा उठा दिया है जिस सब को यूज करते हुए इसने कानून को काफी मरतबा तोड़ा है और इसे मेरे एक फ्रेंड
फ्रेंड ने कैप्चर कर लिया है और मेरा फ्रेंड भी यहाँ पर कुछ देर में ही पहुँचता होगा, जिसके साथ ही डोर ओपन होता है। तो इसी के साथ ही हम देखते हैं मेजर कमांडर जीआई को, जिसका स्टेटस आर्मी में सच में काफी ज्यादा हाई है। और आते ही ये लू फेंग को बहुत ही अच्छा वेलकम करता है, जिसके साथ ही ये और लू फेंग एक और प्लेस पर आ जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों अपनी मीटिंग कर रहे होते हैं। जिसके साथ ही कमांडर जीआई उससे कहता है, आप अभी अभी तो जिंगडू बेस सिटी में आए हैं, मगर आपको आते ही यहाँ पर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करना पड़ा है जिसकी वजह से मैं सच में आपसे माफी चाहता हूँ। असल बात ये है कि ये जो वोंग शिंगैंग है, ये जिंगडू सिटी में वोंग फैमिली का डायरेक्ट हायर है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा एरोगेंट और काफी ज्यादा डोमिनेट रहा है और काफी ज्यादा लोगों ने इसकी वजह से अपनी जान से हाथ भी गंवाया है। मगर अभी के लिए हमारा कोर्ट अपने लॉ को बहुत ही ज्यादा केयरफुली और बहुत ही ज्यादा जल्दी से फॉलो करते हुए जो भी सजा इसकी बनती है वो इसे फौरी तौर पर दे दी जाएगी और इसकी पनिशमेंट को अच्छे से मैनेज किया जाएगा। मगर उसी के साथ ही कमांडर जीआई, जो कि आल्सो लू फेंग से डील करना चाहता है, अपने पास से एक प्रोजेक्टर को ऑन कर लेता है और उसी के साथ ही लू फेंग से कहता है, अभी से पहले मिस्ट आइलैंड से निकलने से पहले जैसा कि मुझे आप सबने कहा था कि मैं आपको एंशिएंट सिविलाइजेशन के बचे स्क्रैप के बारे में अच्छे से बताऊं, जिसके बदले आप मेरे साथ वुड क्रिस्टल्स के लिए एक्सचेंज करेंगे। तो आप इसमें से सब कुछ चेक कर सकते हैं, ताकि अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट चीज चाहिए तो आप इसमें से वो ले लें। जिसके साथ ही बबाथा भी बाहर आ जाती है और आते ही लू फेंग से कहती है, ये सारे ट्रेजर्स ही तकरीबन ठीक है और ये टोटली है तो वर्थलेस, मगर फिर भी ये हमारे किसी काम आ सकते हैं। मगर बात चाहे जो भी हो, हमारा एक वुड क्रिस्टल काउंटलेस मटेरियल्स के लिए एक्सचेंज हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्स में उन्हें यूज करते हुए एक्सचेंज करना और अर्थ पर उन्हें एक्सचेंज करना काफी ज्यादा डिफरेंट है। जिसके साथ ही बबाता लू फेंग को एक लिस्ट ट्रांसफर करती है, जो सब चीजें देखते हुए कमांडर जीआई कहते हैं, ये सारा मटेरियल मिलाकर 5000 टन से ज्यादा बनता है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ एक वुड क्रिस्टल के लिए इतना मटेरियल जल्दी से गैदर नहीं कर सकता। मगर उसी के साथ ही लू फेंग उसे न्यू डील दे देता है, जो कि 2 वुड क्रिस्टल्स की होती है, जो देखते ही कमांडर जीआई काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसी के साथ ही इस डील पर एग्री भी हो जाता है। और जैसे ही लू फेंग वहाँ से बाहर आ जाता है तो उसी के साथ ही बबाता इस सब से काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उससे कहती है, तुम पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें इस बात का अच्छे से पता है कि जो सब चीजें तुमने बाय की हैं वो हाफ वुड क्रिस्टल के बराबर भी नहीं थी, मगर तुमने उसे टोटल 2 वुड क्रिस्टल्स को दे दिया है। जिसके साथ ही लू फेंग उसे बताता है, एंशिया कंट्री मेरा होमलैंड है, तो अगर मैं किसी चीज को एक्सचेंज करते हुए आल्सो अपने कंट्री की हेल्प भी कर सकता हूँ और अपने कंट्री को सपोर्ट भी कर सकता हूँ, तो मैं वो लाजमी करूंगा। जिसके साथ ही लू फेंग और उसकी फैमिली के दरमियान काफी ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड होता है और जैसे ही रात हो जाती है तो लू फेंग वहाँ से निकल पड़ता है और नंबर 1 में आ जाता है और आते ही कहता है, मैंने अपने मॉम और डैड के लिए अपने रिलेटिव्स को फाइंड कर लिया है, तो उन दोनों ने जो कि मेरे से लास्ट विश मांगी थी मैंने उसे भी पूरा कर दिया है और उसी के साथ ही साथ मेरा स्पेसशिप के स्क्रैप को गैदर करने का काम भी तकरीबन खत्म हो चुका है। जिसके साथ ही लू फेंग अपने फाइटिंग यूनिफॉर्म को वियर करते हुए बबाता से कहता है, अभी के लिए मैं मेरे मास्टर से इनहेरिटेंस को प्रॉपर्ली लेने के लिए तैयार हूँ। जिसके साथ ही बबाता उससे कहती है, हम दोनों टाइम से भी ज्यादा जल्दी मूव करेंगे और यहाँ पर बबाता लू फेंग को मोटिवेट करने के लिए ऐसा कह रही होती है और उसी के साथ ही लू फेंग से कहती है, मुझे अभी अभी मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया है, मुझे अभी अभी मेरे माइंड में ये बात आई है कि जब के वक्त मैं यहाँ पर काफी ज्यादा चीजों को चेक कर रही थी और सारे डाटा को गैदर कर रही थी, तो तब के वक्त मुझे इस बात का पता चला है कि लास्ट के 10,000 ईयर्स में एक से ज्यादा एंशिएंट सिविलाइजेशन अर्थ पर आ चुकी हैं और अर्थ पर टाइम गुजार चुकी हैं, जो कि हमारे लिए जरा भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अभी या फिर आज के बाद कोई ऐसी ग्रीडी सिविलाइजेशन भी यहाँ पर आ सकती है जो कि आते ही हमारी अर्थ पर अटैक कर देगी और उसकी वजह से हमारे लोगों को काफी ज्यादा नुकसान भी देखना पड़ सकता है। और उसी के साथ ही हम दोबारा से यहाँ पर देखते हैं एक एलियन की बॉडी को, जिसकी बॉडी साइज में काफी ज्यादा बड़ी होती है और ये देखने से सीरियसली काफी ज्यादा गूज़बम्प्स भी आ रहे थे। और यहाँ पर मैं इस बात को गेस तो कर सकता हूँ कि इतनी बड़ी बॉडी किसकी हो सकती है, मगर जबकि ये सब चीजें नॉवल में काफी ज्यादा देर के बाद होने वाली हैं, तो अभी के लिए आप सबको बताने से आपके माइंड में भी खिचड़ी पक जाएगी। तो हम लोग सीरीज और नॉवल को ठीक उसी की तरह ही फॉलो करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए